अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हैदर नकवी। चेन ऑफ पॉवर्टी जो घटने का नाम ही नहीं ले रही और लाइन ऑफ पॉवर्टी जो बढ़ती ही जा रही है, अगर हम इसके पीछे मेन एजेंडे पर फोकस करें तो हमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिल सकती है। लेकिन उन मालूमात को हासिल करने के लिए हमें थोड़ा सा माजी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि पहले लोग ट्राइबल सिस्टम्स में रहते थे, ट्राइब्स की शक्ल में रहते थे, यानी कबायली निज़ाम होता था। अब कबायली निज़ाम में होता क्या था? कबायली निज़ाम का एक सरदार होता था। वो सरदार बाकी तमाम लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल में करता था। कबीले के बड़े फैसले, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, कहीं जाना है, कहीं रुकना है, कहीं बैठना है, कुछ भी करना है, वो सरदार के फैसले के बगैर पॉसिबल नहीं होता था। अब सरदार जो भी फैसला कर दे, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे उस दौर का जो भी इकोनॉमिकल फैसला हो, वो लोगों को मानना पड़ता था। और अगर कोई नहीं मानता था तो उसको सज़ा देते थे या फिर बाद सूरतों में उसको मार भी दिया जाता था। तो लोग इस तरह ट्राइबल सिस्टम में खुद को बहुत ही मजबूर समझते थे। इसके बाद 13th सेंचुरी के मिड में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होता है और उसके नतीजे में ट्राइबल सिस्टम बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी जगह पर आ जाता है फ्यूडलिज्म, यानी जागीरदाराना निज़ाम। अब जागीरदाराना निज़ाम में दो बड़े मेजर ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप होता है जागीरदारों का। ये वो तबका है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी हैं और मार्केट में ये एक अपनी ख़ास किस्म की मोनोपोली भी रखते हैं। और दूसरा बड़ा ग्रुप था फार्मर्स का। फार्मर्स के पास कोई ज़मीनें या जायदादें नहीं होती थी, बल्कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल में रहते थे और अपनी फसलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें बतौर टैक्स या फिर बतौर रेंट देते थे। मिसाल के तौर पर अगर एक फार्मर की जो फसल है उसकी टोटल जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, अगर वो 10,000 रुपये है तो फ्यूडल लॉर्ड उसे सिर्फ उसमें से 1250 रुपये देता था। 18th सेंचुरी के मिड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में फ्यूडल सिस्टम का खात्मा हो जाता है। लोगों को एक उम्मीद नज़र आती है कि अब उनकी जागीरदारों से जान छूट गई है और अब वो अपनी मर्जी से चाहे खेतों में काम करें, चाहे वो शहरों का रुख करें और वहाँ पे अपना रोज़गार कमाएं। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ और इतने बड़े स्केल पर होता है कि ये एक नए निज़ाम यानी कैपिटलिज्म को जन्म देता है। कैपिटलिज्म जिसके बानी, जिसको बनाने वाले हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो उस ज़माने के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ द नेशंस में कैपिटलिज्म की बुनियाद रखी। एडम स्मिथ की थ्योरी के मुताबिक कैपिटलिज्म एक फ्री मार्केट है। इसको आप कुछ इस तरह समझें कि कैपिटलिज्म आपको ये इजाज़त देता है कि आप जो चाहे, जहाँ भी चाहे, अपनी स्टेट के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं। जो दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट था कैपिटलिज्म का, वो ये था कि कैपिटलिज्म में आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी स्टेट के रिसोर्सेज हैं, वो बिल्कुल आपकी अप्रोच में होंगे, उन्हें प्राइवेटाइज्ड कर दिया जाता है। क्योंकि कैपिटलिज्म की थ्योरी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। अगर होती भी है तो बहुत ही मिनिमम स्केल पर होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कैपिटलिज्म में वो तमाम खूबियाँ थी जो फ्यूडलिज्म में और ट्राइबल सिस्टम में लैग करती थी। नंबर 1, फ्री मार्केट, जहाँ हर इंसान को अपनी मर्जी से काम करने की इजाज़त हो। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी आपकी स्टेट के हैं वो आम लोगों की अप्रोच में होंगे। वाह, यही तो असल आज़ादी है। कुछ ऐसा ही सोचा होगा उस वक्त के लोगों ने, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। वैसे बिल्कुल नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। कैपिटलिज्म ने जिस तरह प्रमोट किया टेक्नोलॉजी को, इन्वेंशंस को, इनोवेशंस को, उसके दूसरी तरफ वर्कर्स के बहुत ज़्यादा उनके राइट्स एक्सप्लॉइट किए गए। उनसे 16-16 घंटे काम करवाया जाता और जैसा कि मैंने बताया कि उनका पे स्केल इतना होता कि बहुत मुश्किल से उनके जिस्म और रूह का ताल्लुक बाकी रहे। अब सोचने की बात यह है कि कैपिटलिज्म हमें तो ये इजाज़त देता है कि आप फ्री मार्केट में बैठे हो, आप में से कोई भी अपना काम करे तो क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए। दरअसल एडम स्मिथ ने जिस फ्री मार्केट का जिक्र किया था, हकीकत में वैसा हुआ नहीं। जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे उन्होंने मार्केट पर अपना होल्ड जमाया। उनकी मोनोपोली की वजह से मार्केट के अंदर छोटे बिजनेसमैन को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता था।
कोई भी इंसान ये सोच नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी टक्कर के लोगों के साथ अपना एक छोटा सा कारोबार भी चला सकेगा। छोटे कारोबारियों के पास ना तो इतना पैसा होता है कि वो कोई अपना कारोबार शुरू कर सके, और रही बात रिसोर्सेज की, तो कैपिटलिस्ट उस पर काबिज होते हैं। वो अपने पैसे के बलबूते, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए वो उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अगर पैसे नहीं है तो उधार लेने में क्या हर्ज है, मगर उधार किससे लें? यहां पर मौके पर चौका लगाने आ जाते हैं बैंक्स। कैपिटलिज्म में होता कुछ यूं है कि बैंक अपनी पॉलिसीज में दोहरा म्यार दिखाता है। आइए हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। आपने अक्सर अपने किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को ये गिला और ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि जब वो किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो वो उन्हें खाने में फ्रिज से कोई पुराना या कोई जमा हुआ बासी सा खाना खिला देते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी या कोई पैसे वाला बंदा उनके घर में जाता है तो वो उनके लिए रंगारंग पकवान और रंगारंग खाने बनाते हैं और दस्तरखान और डाइनिंग टेबल को मुख्तलिफ चीज़ों से सजा देते हैं। दोस्तों, बैंक भी कुछ ऐसे ही करते हैं। बैंक ये देख लेता है कि मुझे किस कस्टमर से फ़ायदा होने वाला है और किससे नहीं होने वाला। जिन कस्टमर से बैंक को फ़ायदा होता है, बैंक उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करता है, बल्कि भाग भाग कर उन्हें लोन देता है। और जिससे बैंक को ये फील हो कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पहले नंबर पे तो बैंक उन्हें बिल्कुल ही अवॉइड करता है। और अगर वो एग्री कर भी जाए तो उसकी पॉलिसीज इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो उस कंज्यूमर को हाई रेट पर लोन देता है। कैपिटलिज्म को नाकाम होता देखकर फेमस इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स भी मैदान में आ जाते हैं और इसे खूब क्रिटिसाइज करते हैं। मार्क्स अपनी सरप्लस वैल्यू थ्योरी में कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज तो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, तो इन पर सबका बराबरी का हक बनता है। इसलिए अगर किसी इंसान के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत, ज़मीन या जायदाद है तो उसे किसी और इंसान में बांट देना चाहिए जिसे उसकी ज़रूरत है। 1848 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को प्रमोट किया और इसे एक बाकायदा इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। कम्युनिज्म बेसिकली दो आइडियोलॉजीज पर डिपेंडेंट था। नंबर 1, वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। नंबर 2, वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेट पर सिर्फ वन पार्टी रूल होगा, यानी नो डेमोक्रेसी। मगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो सब के सब डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नाम पर चूरन बेचने वालों को मुल्की खजानों को लूटने का एक भरपूर मौका मिलता है और फिर अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर और सिविल वार की सूरत में एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। इस पूरी वीडियो में हमने जितने भी सिस्टम्स पर बात की है उन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये कि सिस्टम कोई भी हो, आप उसको कोई भी नाम दे लें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर जमाने में बड़ी बड़ी ताकतों ने हर सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया है। इनमें ऐसा लूप होल या चोर दरवाजा जरूर रखा जाता है जिसमें द गुड आए या ना आए, मगर द बैड और द अगली जरूर आने वाला है। अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये चोर दरवाजा जितना बड़ा होगा सिस्टम में उतनी ही ज्यादा खराबियां बढ़ती जाएंगी और इसका रास्ता जितना तंग होगा सिस्टम उतना ही सेफ होगा। मगर ये होगा कैसे? इसका जवाब हम खुद हैं। क्या हो अगर लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग छोड़कर एक दूसरे के हक के लिए बात करें? क्या हो अगर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें कभी ना खत्म होने वाली रेस में भागने की बजाय इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाना सिखाएं? क्या हो अगर हम गलियों और चौराहों में गॉसिप्स करने की बजाय कुर्सी पर बैठे हुए पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारी स्टेट का सौदा करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना सीखें? क्या हो अगर एक आम आदमी अपनी आवाज खुद बने? सब्सक्राइब।